हेलो, कैसे हैं झकास। तो वेलकम है हमारे इस चैनल में ग्लोबल क्लासेस में। और जल्दी से हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे क्योंकि हमने थर्ड सेकंड वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि क्या है। और जॉर्ज डाल्टन की हम लोग कॉन्सेप्ट को वेरी ब्रीफली पढ़ चुके हैं, एक एक चीज़ उनकी विशेषताएं भी। आज परमाणु का आकार से शुरू करेंगे। तो जल्दी से भारती भवन का बुक अगर आपके पास है तो खोल लीजिए और वहाँ से मिलाना शुरू कीजिए। एकदम आपको ब्रीफली एक एक चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ परमाणु के आकार का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार की अगर बात करें, यानी साइज ऑफ एटम्स की अगर बात करें तो क्या हो सकता है। कभी सोचो कि परमाणु कितने छोटे होते होंगे। परमाणु अभी तक एवरेज जो माना गया है तो 10 के पावर माइनस में 15 मीटर तक ये डिफाइन किया जा चुका है। इतना छोटा है कि हम अपने नेक्ड आई से, नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए खास तरह के माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए दो तरह के माइक्रोस्कोप आते हैं जो कि आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, SEM और TEM की बात की जाए, ठीक है। इसका जो होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है, माइक्रोस्कोप कहते हैं, राइट। और ये जो TEM होता है वो ट्यूनेलिंग होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है, स्कोप कह सकते हैं। तो ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को देख सकता है। तो सबसे पहले जो भी एक्सपेरिमेंटल हुई वो हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के देखा गया सबसे पहले इसके एटम्स को, राइट। तो ये तो आप देख चुके हैं कि साइज क्या होता है। साइज इससे कम हो सकता है, इससे बड़ी भी होती है। इससे आप देख सकते हैं अलग अलग साइज के अलग अलग होते हैं, अलग अलग परमाणु के साइज भी अलग अलग होते हैं क्योंकि एटॉमिक रेडियस चेंज होते रहता है, परमाणु त्रिज्या। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो परमाणु का आकार की बात हुई। नेक्स्ट टॉपिक आप मिला लो कि क्या होगा अगला टॉपिक आपके बुक्स में। नोट डाउन करते चलना, कॉपी पेन निकाल लो, बेटर रहेगा ताकि समझने में आपके लिए आसानी होगी। अगर बात की जाए परमाणु आकार के बाद, यानी पहले की कॉन्सेप्ट, क्योंकि परमाणु के आकार के बाद क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेते हैं परमाणु आकार के बाद वाला में। एक अणु और परमाणु का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अणु क्या है और परमाणु क्या है, राइट। तो उससे पहले सिंबल हम लोग बात नहीं किए हैं, सिंबल्स को देख लेते हैं। आज हम बाखूबी सिंबल पर चर्चा करेंगे, यानी कि संकेत पर, कि संकेत क्या होते हैं, राइट। सिंबल, तो सबसे पहले तो सिंबल का मतलब होता है संकेत। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है, यानी कि वो जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो तीन अलग अलग वैज्ञानिक का कॉन्सेप्ट है। एक तो सबसे पहला आता है जो कि कीमियागार आता है, कीमियागर इनका कॉन्सेप्ट है। अल्केमिस्ट इनका नाम इंग्लिश में आता है, अल्केमिस्ट। फिर जॉन डाल्टन का भी आता है, जॉन डाल्टन का भी कॉन्सेप्ट इसमें आता है। और उसके बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो बर्जीलियस का आता है, बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट आता है, इनका भी नाम आता है। तो तीन अलग अलग वैज्ञानिक ने सिंबल पर अपना अपना योगदान दिया। थ्री अलग अलग वैज्ञानिक का नाम है जो कि सिंबल्स में आता है। एक कीमियागर है, अल्केमिस्ट है, जॉन डाल्टन है और बर्जीलियस है। तो देखते हैं तीनों ने क्या किया, तीनों ने किस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें दिया, वो याद रखिएगा। तो सबसे पहले सिंबल माने संकेत होता है, जिससे आप याद होगा कि अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है। आप इंग्लिश में लिखो तो बाखूबी समझ में आएगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, इसका सिंबल H होगा, राइट। यानी कि फर्स्ट लेटर्स को कंसीडर की जाती है। ये तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो आज हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन आज से पहले की अगर बात की जाए तो इनकी कॉन्सेप्ट है। कीमियागर का जो कॉन्सेप्ट है इनका कहा जाता है कि ये बहुत ही यूनिक वैज्ञानिक थे। ये पारस पत्थर की खोज में थे। कीमियागर जो है पारस पत्थर की खोज में लगे हुए थे, राइट। इनका ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अगर पारस पत्थर मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा इनका कोई कॉन्सेप्ट था। तो ये खोज में लगे हुए थे और इसी कॉन्सेप्ट के चक्कर में, पारस पत्थर के खोजने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम जो कि छुपा कर रखा, अजीब रखा, जो समझ में जल्दी किसी को ना आए,
जैसे कि बहुत सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जैसे कि पहले जो आज से लगभग उस समय की बात है जब कीमियागर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था तो अलग अलग दिया था। जैसे कि उन्होंने सोना को जो कि डिफाइन किया था, वो सोना को कुछ इस तरीके से डिफाइन किए थे, ये सोना का सिंबल था, राइट। गोल्ड को ऐसे उन्होंने, ताकि कोई पहचान न ले कि वाकई सोना है, चांदी है, पारस पत्थर है, इसलिए उन्होंने वो एक सिंबल से डिफाइन किया था। फिर सिल्वर की अगर बात की जाए तो सिल्वर भी बहुत यूनिक था उस समय का। सिल्वर कुछ ऐसा था, सिल्वर जो कि था कुछ ऐसा था आपका, ठीक है। और अगर बात की जाए लेड का तो कुछ ऐसा लेड था, इसे लेड कहा गया था, उन्होंने इसे लेड कहा था। और मरकरी की अगर बात की जाए तो मरकरी भी उस समय का बहुत ही यूनिक सिंबल्स में थे, ये जो कि है आपके मरकरी का सिंबल। तो ऐसे आपकी बुक्स में बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। ये जो सिंबल है वो दिया हुआ है आपको कीमियागर, उन्होंने ही अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था कीमियागर का। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता तो जॉर्ज डॉल्टन ने भी अपना सिंबल में अपना योगदान दिया। देखिए हर एक वैज्ञानिक का केमिस्ट्री में योगदान है, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया। जैसे सोना को उन्होंने क्या किया कि ऐसे गोल करके, गोल्ड था तो यहाँ जी उन्होंने डाल दिया, सोना का उन्होंने जी डाल दिया। सल्फर के लिए क्या किया, गोल करके उन्होंने एस डाल दिया, ठीक है। और लेड के लिए उन्होंने क्या किया, ए लेड है तो लेड के लिए उन्होंने एल डाल दिया तो ए लेड हो जाता है, ठीक है। और उन्होंने वाटर को, जो जल को दिया, जल का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो जल का बहुत यूनिक दिया उन्होंने। इस तरीके से जल का ये कॉन्सेप्ट है। और कीमियागर की अगर जल की बात की जाए तो उन्होंने जल का कॉन्सेप्ट ऐसे दिया था, कीमियागर की जल, एक कीमियागर का जल है, कीमियागर जो उन्होंने दिया था ये जल का है। और ये जॉन डाल्टन का जल है, जॉन डाल्टन का। तो दोनों का अलग अलग थीम था, उनका ऐसा था और जॉन डाल्टन का ऐसा था, राइट। तो आपने देखा कि आज से ठीक उसमें की केमिस्ट्री की बात की जाए जिसमें जॉन डाल्टन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, कीमियागर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें का केमिस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि आप रिएक्शन करवाओगे तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि इस तरीके से रिएक्शन हो सकता है। एक ना तो हम एक रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, ना ही कुछ लिख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो आपने देखा कि पहले केमिस्ट्री बहुत कॉन्सेप्चुअल था, तो बोले सर इनका क्या है योगदान रहा है, वर्जिलियस का। तो वर्जिलियस के बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है, वर्जिलियस का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। जे वर्जिलियस, जेम्स जैकोब वर्जिलियस इनका पूरा नाम है, ठीक है। इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट रखा वो 1779 में इनका कॉन्सेप्ट आया था, जो कि इस समय से जानवर मृत्यु के ड्यूरेशंस में रखा गया है। लगभग इनका मृत्यु 1884 तक इन्होंने अपना योगदान दिया, इन्हीं के बीच में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि पहले का जो केमिस्ट्री था बहुत टिपिकल था, मुश्किल से समझ में किसी को आता था। अब सिल्वर को कोई कैसे याद रख सकता है, हालांकि ये मानते हैं कि ठीक है बट इसको से रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम पुरानी वाली बातों को भूल जाते हैं कि कीमियागर ने क्या दिया, ठीक है। आप बुक्स वार्तिवन का यूज कर सकते हैं, उसमें देख लीजिएगा सोना का पुरानी चीज़ें दी हुई हैं, राइट। थोड़ा सा हम मॉडर्न केमिस्ट्री में आते हैं, समय बीता तो मॉडर्न केमिस्ट्री को जो जिस तरीके से आज हम लोग लिख रहे हैं वो आने में हम लोगों को 100 साल लगे, यानी 100 वर्ड्स लगे हैं इनके पास। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को खारिज किया गया और इनके कॉन्सेप्ट में 100 ईयर्स लग गए आने में, 100 साल बाद इनका कॉन्सेप्ट है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट के बाद। तो 100 साल बाद इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व के फर्स्ट लेटर्स को कहा जा सकता है कि वो आपका सिंबल होता है हाइड्रोजन का। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो O होता है, नाइट्रोजन की अगर बात की जाए नाइट्रोजन का तो इसका N होता है। जो हिंदी मीडियम से बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए सर आप थोड़ा इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर लें, जरूरी है। एकदम हिंदी भाषा पर डिपेंडेंट रहना अच्छी बात नहीं है, राइट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट लेटर ही हो, बहुत सारे के दो लेटर यूज होते हैं। जैसे कि कैल्शियम की अगर बात की जाए, कैल्शियम की अगर बात की जाए तो इनका 2 लेटर, फर्स्ट 2 लेटर यूज होता है, फर्स्ट 2 लेटर्स, 2 मेन लेटर्स जिससे प्रोनाउंसिएट हो सके इनमें आता है, ठीक है ना। सोडियम का नाइट्रियम होता है तो उसमें फर्स्ट 2 लेटर लिया जाता है, बहुत सारे का फर्स्ट 2 लेटर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हीलियम का होता है, हीलियम का 2 लेटर ले सकते हैं, He हीलियम। तो आपको जो सिंबल है लगभग 9 क्लास के अनुसार 50 तक आपको तो सिंबल याद रखना पड़ेगा, जिनकी एटॉमिक नंबर 50 है वहाँ तक सिंबल आपको एकदम याद रखना है। क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंबल्स का कॉन्सेप्ट, ओके।
तो आपने देखा कि बर्जिलियस ने कॉन्सेप्ट दिया कि सर पहला लेटर या तो फर्स्ट टू लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं सिंबल्स में, ठीक है। तो हम ये तो आपको याद करना है कि अलग अलग एलिमेंट्स का सिंबल्स क्या होता है। तो आपके लिए PDF आपको मैं भेज दूंगा, या तो आप बुक्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट टू लेटर्स यूज होता है। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपने ये देखा कि फर्स्ट लेटर्स अभी तक सिंबल में फर्स्ट लेटर यूज हुए हैं, FIRST फर्स्ट लेटर यूज हुए हैं सिंबल्स में, और सेकेंड लेटर्स फर्स्ट टू लेटर्स यूज हो चुके हैं। एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे ऑक्सीजन का O होता है, और फर्स्ट टू लेटर्स की बात की जाए तो कैल्शियम अभी आपने देखा, या तो आपने हीलियम देखा। अब बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। हीलियम का A होता है, कैल्शियम का C होता है। तो ये जो है फर्स्ट टू लेटर्स है, जो कि हीलियम है और कैल्शियम ऑक्सीजन है, राइट। और एक और आता है जो कि आपको नेक्स्ट वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको याद रखना है कि सिंबल्स में एक और कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक आता है, जिसे हम लोग कहते हैं लैटिन नेम्स। लैटिन नेम्स पर भी सिंबल्स डिफाइन है, यानी कि ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ। थर्ड की अगर बात की जाए तो इसमें लैटिन नेम का कॉन्सेप्ट आता है, लैटिन नाम। कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम ओरिजिनल नेम नहीं आता, उनके लैटिन नाम लिए जाते हैं। जैसे कि सोडियम की बात की जाए तो सोडियम का Na होता है, बट इसका नाम है सोडियम। तो सब बोले सर सोडियम को तो ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं Na है। तो सोडियम का लैटिन नाम जो कि नाट्रियम है, नाट्रियम। और पोटासियम की बात की जाए, पोटासियम का क्या होता है, पोटासियम की अगर बात की जाए, ये हम इंग्लिश में लिखना है ताकि आपको समझ में भी आए। पोटासियम का कैलियम होता है, कैलियम। आपको डरना नहीं है, इंग्लिश में आराम से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैलियम होता है। और इसी प्रकार आप अगर पारा का लीजिएगा तो हाइड्रोजिनम होता है, तो Hg होता है पारा का। और लेड का ली जाए तो प्लम्बम होता है, इसलिए लेड का P भी होता है, लेड का P भी होता है। प्लम्बम होने के कारण प्लम्बम होने के कारण इसका PB लिया गया है, PB लेड का लिया जाता है, लेड का PB हो जाता है। तो आप लिस्टेड है, ये भी आपको लिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में कीजिए, मैं आपके लिए PDF प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। नहीं तो आपके भारतीय बुक खोलिए, वहाँ आपको आराम से सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। भारतीय किताब में अलग अलग किताब में सारे 9th क्लास के बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है। तो सर आपको याद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले तो 50 तक आपको सिंबल याद कर लेनी है, और एक खास चीज़ है जिनके लैटिन नेम से डिफाइन होते हैं उनको तो आपको दिमाग में रखना है। जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, लेड हो गया, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको आपको दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। सिल्वर है, अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ है जिनको लैटिन नेम से आता है ना। लोहा है, आयरन का फेरम होता है लोहा का, है ना। तो बहुत सारे चीज़ है। आपने सिंबल पर बाखूबी अभी देखा क्लासेस को कि किस तरीके से सिंबल पर को याद रख सकते हैं और सिंबल्स का काम आता है। अब सबसे पहले तो एक और बात आती है कि सिंबल्स को हम याद क्यों रखें, वाई इज सिंबल इम्पॉर्टेंट, सिंबल का महत्व क्या है, महत्व यानी इम्पोर्टेंस, राइट। तो सबसे पहली बात कि किसी भी एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए उसके नाम का जाना बहुत ज़रूरी है, यानी उसको आइडेंटिफाइड करना। जैसे मान लो कि अगर आप बात करते हैं जिंक का, तो जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ जिंक, राइट। और इससे क्या होता है कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है, सॉरी फॉर डैट, रासायनिक समीकरण लिखना है, रासायनिक समीकरण अगर हमें नोटेट करना है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है दो चीज़ का, एक तो सूत्र का, और एक जो होता है वो आपको सिंबल का, यानी संकेत का, जो अभी हम लोग ने सीखा।
सूत्र और संकेत दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी रासायनिक समीकरण को अगर आपको लिखना है तो सिंबल का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिंबल से हमें किसी पार्टिकुलर एक ही एलिमेंट का नाम पता चलता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे नाम पता चलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए एक सिंबल का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सिंबल का होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से हम बिना समय गंवाए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कुछ हमें जानना है इसी वीडियोज़ में, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वीडियो को लेफ्ट कर देते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो उनको बोरिंग लगने लगता है। सर अगर केमिस्ट्री आपको फील होगा तो बोरिंग नहीं लगेगा, मेरी ओपन गारंटी चैलेंज है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री हम सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, तभी केमिस्ट्री के बारे में आपका अच्छी खासी नॉलेज होगा, राइट। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो चीज़ और हैं, अणु और परमाणु की अवधारणा। थोड़ा सा डीपली चलते हैं, फिर हम लोग वैलेंसी पर बात करेंगे। अणु एवं परमाणु की अवधारणा की अगर बात की जाए तो जॉन डाल्टन के अगर कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए, जॉन डाल्टन ने, तो इन्होंने क्या कहा था कि तत्व के भी अणु हो सकते हैं, तत्व के भी परमाणु हो सकते हैं, और यौगिक के भी परमाणु कहलाते हैं। यौगिक के छोटे कण को भी परमाणु ही कहा जाता है। यौगिक परमाणु कहलाता है, इसको हम यौगिक परमाणु कहते हैं, यौगिक परमाणु कह सकते हैं। तत्व के अणु को तत्व के परमाणु कहते हैं। तो ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन अगर लिखा हुआ है, ऑक्सीजन O2 है, तो ये अणु है, राइट। और ऑक्सीजन का एक परमाणु हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं, दो अलग अलग परमाणु होते हैं, ये दोनों आपके परमाणु हैं, राइट। मैंने इसको बीच में बॉन्डिंग दे दिया, राइट। ये तो सीख गए। लेकिन कॉन्सेप्ट में आता है कि सर H2 अगर यौगिक है, अगर ये यौगिक है तो इसके परमाणु कहाँ से हो सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये परमाणु हो सकता है। समय बीता तो इस कॉन्सेप्ट को भी खारिज किया गया, हटाया गया, और जे बर्जीलियस का एंट्री हुआ। इन्होंने ही कहा, बर्जीलियस नहीं, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कॉन्सेप्ट में, पर अणु का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन लोग पहले से परमाणु तक ही, जॉन डाल्टन ने परमाणु तक ही केमिस्ट्री को डिफाइन किया था। अणु का इन्होंने दिया कि सर किसी भी यौगिक के एक अणु हो सकते हैं, परमाणु नहीं हो सकता है। किसी भी यौगिक का एक अणु होता है, परमाणु। ये डीपली कॉन्सेप्ट है, इसे प्रूव भी किया गया है, बट 11वीं क्लास में, राइट। मेरा 11वीं क्लास का वीडियो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि 9वीं क्लास में पॉसिबल नहीं है कि हम आपको समझा दे। इतना कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाता है, STP से ही डिफाइन हो पाता है कि जो कि है परमाणु नहीं है, ये जो है अणु है, ये परमाणु नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व यौगिक कभी भी पॉसिबल नहीं है। सोचो आप, सोचने वाली चीज़ है कि किसी तत्व पार्टिकुलर अगर इसका परमाणु होता तो हाइड्रोजन H2 का क्या होता, ये क्या है, ये भी तो परमाणु है। ऑक्सीजन भी तो परमाणु है, राइट। O2 का O होता है, तो ये परमाणु है और ये क्या है, अणु है, राइट। क्लियर, ठीक है। तो अणु परमाणु का ये तो आपने पहचान देखा। अणु परमाणु का डेफिनेशन क्या होता है? अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा वो अणु कहलाएगा, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो परमाणु कहलाता है। जैसे आप बोलोगे सर एक एग्जाम्पल दो, तब समझूँ मैं कि क्या है अणु परमाणु। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, जल्दी ही सीख जाओगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि H2 और O2, क्योंकि आपका जानल पहचानल चीज़ है, पानी आप पीते हो, राइट। तो ये देख लो, ध्यान से देखो, H2 है, O2 है, H2O बना, राइट। अभी बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर देता हूँ, तो यहाँ आप 2 दे दो, तो यहाँ आपको 2 देना पड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया। अब ये जो 2 है, 2 जो कि है अणु है, किसका, तो हाइड्रोजन का, अभी फिलहाल इसमें देख रहा हूँ, और एक अणु है किसका, ऑक्सीजन का। तो 2 अणु है जल का, 2 अणु क्या है, जल का, 2 अणु जल का। अब बोलोगे ये तो जो मैंने दिया 2 और ये 2, वो तो बहुत बाद में आया, रिएक्शन होने के बाद। ये बैलेंसिंग करने में कॉन्सेप्ट दिया कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए, यानी कि इसको जो कि है बैलेंस कैसे किया जाए, दोनों तरफ इक्वल कैसे किया जाए, राइट। तो जो अणु का कॉन्सेप्ट आता है वो बैलेंसिंग में आता है, पहले नहीं दिया जाता है। अगर इसकी और डीपली अगर बात की जाए तो आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो कम समझ पाओगे, बट मैं देखता हूँ ट्राई करके कि आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है।
कुछ ए कॉन्सेप्ट होती है जल का, जो कि आप आराम से टूट सकते हो। देखो ये ओल्ड बंधन है, यानी ओल्ड वाले बॉन्ड है, ये भी ओल्ड वाले बॉन्ड है, और ये दोनों जो बना है वो न्यू बॉन्ड है, वो न्यू बॉन्ड है। डैट मीन्स कि एक जो कि है बीच में पार्टिसिपेट जो करता है वो अणु ही करता है, परमाणु नहीं करता है। यानी कि अगर दोनों इकट्ठे कर ले तो फिर पॉसिबल ही नहीं है सर नया कंपाउंड बनने का, क्योंकि अणु के रूप में कोई भी जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट, अणु के रूप में। तो आपने देखा कि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बट परमाणु ले सकता है। ये अणु और परमाणु में बहुत बड़ा अंतर है, राइट। बाकी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है अणु परमाणु। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कोई डाउट लगे तो क्वेश्चन कमेंट में लिखो, नीचे बॉक्स खाली है आपके लिए। समझ में आपको आया कि किस तरीके से आपके लिए कमेंट बॉक्स मैंने छोड़ रखा हूँ खाली करके, कि आप जल्दी से पढ़ोगे, सीख सकोगे। क्लियर है, राइट। तो अणु परमाणु का कहानी खत्म हो गया। अणु परमाणु चैप्टर्स का भी नाम था, ठीक है। यौगिक बहुत सारे अणु का काइंड्स है, यानी कि काइंड्स ऑफ, फिर इंग्लिश लिखने लगे, सॉरी फॉर डैट। अणु के प्रकार होते हैं, अणु के प्रकार, कितने प्रकार के अणु होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा अणु का प्रकार जो कि है परमाणुकता पर डिफाइन किया गया। परमाणुकता के आधार पर इसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। एटॉमिसिटी ये क्या होती है वो देख लेते हैं। किसी भी अणु में वर्तमान परमाणुओं की संख्या को एटॉमिसिटी कहा जाता है, यानी कि परमाणुकता कहा जाता है। हम आपसे पूछें कि आप बताओ कि इसमें कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन में, तो 2 परमाणु। कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं, सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु हैं। बल्क मिक्सचर फ्लोरेंस में कितना होता है? कार्बन के एक अणु में 60 परमाणु हैं। तो इसके कैटेगराइज किए गई है अलग अलग, जो कि है एक तत्व के भी परमाणु होते हैं और एक यौगिक के भी परमाणु होते हैं। यौगिक के परमाणु होते हैं, यौगिक के तो अणु होते हैं, सॉरी फॉर डैट, है ना। तो यौगिक के ही अणु होते हैं, अणु के परमाणु होते हैं, वो देख लेते हैं। तो इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है तो देख लेते हैं। बहुत सारा कैटेगरी है जो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। मोनोएटॉमिक, पहला है मोनोएटॉमिक और दूसरा है डाई एटॉमिक, तीसरा है ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और फिर है पॉलीएटॉमिक। पेंटा भी होता है बट मैं पॉली कर देता हूँ। मोनोएटॉमिक जिसमें एक होता है, जैसे कि हीलियम, नियोन, हीलियम, आर्गन, ये सब का एक अणु में एक ही परमाणु होता है, याद रखना। डायटोमिक में O2 आता है, ठीक है, Cl2 आता है, N2 आता है और आपको O2 आता है। O2 तो लिख लिया, H2 आता है, हाइड्रोजन। ये सब डायटोमिक है, याद रखने का। चलिए, ट्राइटोमिक में बहुत सारा ओजोन आता है। अगर तत्व की बात ना करें, अगर यौगिक की बात करें तो H2O आता है, 3 है। N2O आता है, ये भी 3 है, ETC हो जाएगा क्योंकि 2 ए और 1 है 3। टेट्राएटॉमिक में 4, तो P4 फास्फोरस का नाम सुना है, 4 आता है। NH3 आता है, 3 एक 4 हुआ, ETC कर देते हैं। और पॉलीटॉमिक में H2SO4 और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये पॉली में है, बहुत सारे इसमें होते हैं। तो आपने देखा कि डायटोमिक क्या होता है, मोनोएटॉमिक क्या होता है। हालांकि इसमें शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यौगिक है। हम आपको भी बता देते हैं, पॉलीएटॉमिक में बहुत सारे चीज़ आते हैं जो कि डिफाइंड है, जैसे बल्क मिक्सचर फ्लोरेंस C60, है ना, ये भी आता है पॉलीएटॉमिक में। तो परमाणु एटॉमिसिटी जो कि डिफाइन कर लिए कि किसी भी, सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी भी अणु में वर्तमान परमाणु की संख्या को एटॉमिसिटी कहते हैं। तो क्लियर है, चलिए ठीक है। मोनोएटॉमिक देख लिए, डायटोमिक, अच्छा एकल परमाणु, द्विक परमाणु, त्रिक परमाणु, चतुष्क परमाणु और बहुपरमाणु होता है, वो आप हिंदी मिला लेना। सॉरी, नेक्स्ट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो लेंदी हो जाता है, जल्दी से हम इसको वीडियो का यहीं तक एंड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। ठीक इसके बाद आपको जल्दी से वीडियो आ रहा है जिसमें वैलेंसी एकदम झकास कॉन्सेप्ट है, जो 11th क्लास की भी वैलेंसी है, मैं 9th में ही बता दूंगा, जिससे आपको
बहुत ही ईजी रहेगा किसी भी संयोजकता को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट। अभी तक बने रहने के लिए मेरे साथ धन्यवाद, और जल्दी से अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन भेज दें, राइट।